आपको डर लगता है? सबको डर लगता है, मुझे तो डर लगता है। डर लगता है। किससे लगता है? वाइफ को छोड़ के। नहीं, वाइफ। जी तो जी। सबसे महंगा जो सबक है वो आपकी जिंदगी का? मुझे बनारस में एक एल्बम निकाला। जी। उस समय कैसेट चलते थे। अच्छा, आपने बहुत सारी कविताएं लिखी, बहुत सारी गजल्स भी आप बता रहे हो लिखी है। कोई एक गजल। भूख लिखता हूँ, प्यास लिखता हूँ, सारे चेहरे उदास लिखता हूँ, अश्क में डूब कर के पढ़ता हूँ, तब किसी गम को खास लिखता हूँ, तब किसी गम को खास लिखता हूँ। नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आज हमारे साथ हमारे इस कार्यक्रम में मौजूद है डॉक्टर महेंद्र नारायण जी। आपका हार्दिक अभिनंदन है सर। महेंद्र सर, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? कहाँ से है आप प्रॉपर? वाराणसी जिले में एक गांव है, जी बहुत बड़ा गांव है, भीषमपुर। वहीं से मेरी सारी पढ़ाई लिखाई हुई जी और वहीं से बनारस में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जी। से मैंने डॉक्टरेट की। सर, आपका सबसे करीबी दोस्त कौन रहा? सबसे करीबी दोस्त तो कई हुए, जी लेकिन हम जहाँ जहाँ स्थान हमारा बदलता रहा उसके हिसाब से। जी जी। जैसे पहले मैंने पढ़ाई के दौरान, जैसे सब सारे लोगों के दोस्त होते हैं, हमारे भी हुए हाँ जी अलग हाँ अलग, जी हाँ जी। फिर वे अलग हो गए, बिछड़ गए। फिर मैं एक डिग्री कॉलेज में मिर्जापुर जिले में डिग्री कॉलेज में पढ़ाने लगा है। तो 7 साल मैंने उसमें पढ़ाई। पहले साल में 80 लड़कियों का मैंने एडमिशन किया। जी इसमें मेरा सौभाग्य है कि मेरी पत्नी भी इंटर करके आई थी, उसको भी मैंने लड़कियों के साथ बैठा कर पढ़ाया। अच्छा। 5 साल पढ़ाया, 3 साल बीए में और 2 साल एमए में। उसके बाद 7 साल के बाद मेरा यहाँ हो गया कांधला में। जी करियर को लेकर मैं काफी चिंतित था कि मतलब ऐसे प्राइवेट जॉब है, प्राइवेट कॉलेज है, पता नहीं कब सरकारी होगा। लेकिन जैसे ही हुआ तो मैं 1000 किलोमीटर से छोड़ करके यहाँ जी। कांधला में आ गया। मैंने बहुत सारी कविताएं लिखी, बहुत सारी गजल्स भी आप बता रहे हो लिखी है। कोई एक गजल हमारे श्रोताओं, हमारे दर्शकों के लिए आप पेश करना चाहेंगे, मतलब जो आपको बहुत अच्छी लगती है? मैंने बहुत सारे गजल लिखे, लेकिन जो मैंने बताया कि कुछ गजल की बारीकियां होती है, व्याकरण होते हैं, जी मात्राएं होती हैं। मुझे काफिया रदीफ तक का पता नहीं था, तब भी मैं लिखता था। जब उस्तादों के संपर्क में आया तब मुझे पता चला, और उसके बाद जो पीड़ा, जो दुख कविताओं में लिखता था, कहानियों में लिखता था, उसको गजल में लिखने लगा। तो भूख लिखता हूँ, प्यास लिखता हूँ, सारे चेहरे उदास लिखता हूँ, अश्क में डूब कर के पढ़ता हूँ, तब किसी गम को खास लिखता हूँ, तब किसी गम को खास लिखता हूँ। नारायण जी की सबसे बड़ी चुनौती क्या थी जीवन में? मुझे, जैसा कि आजकल के सभी युवाओं की चुनौती होती है करियर को लेकर, हाँ जी। मुझे सबसे बड़ी चुनौती वही थी, किस प्रकार मैं अपने करियर को खड़ा करूंगा, कैसे मैं अपने मंजिल को पाऊंगा। इसके लिए मैंने बहुत संघर्ष किया। जी जैसा कि हमने बताया, बहुत कम उम्र में मेरी शादी हो गई। आपके जीवन साथी आपको कैसा मिला? अपने जीवन साथी के साथ हमारा कोऑपरेटिव है? कोऑपरेटिव रहा। कभी भी लोग कहते हैं कि बीवी के साथ वो लड़ाई होती है, मेरी हाँ आज जी। तक लड़ाई नहीं हुई है। और बीवी क्या, बचपन से लेकर मुझे जब तक होश संभाला, मतलब ये दहशत में बोल रहे हो आप? नहीं, घरवाली दहशत की नहीं है। वाइफ? वाइफ तक की बात नहीं छोड़ी ना, मैं बचपन से लेकर जी जी। अभी तक जब तक होश संभाला हूँ, मेरी आज तक किसी से लड़ाई नहीं हुई। इसको मैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में कोशिश करा ऑनलाइन करने का कि मेरी किसी से आज तक लड़ाई नहीं हुई है, और मेरी उम्र जो है आज 54 साल की हो चुकी है। अच्छा, जिंदगी में किस बात का पछतावा आपको रहा? जिंदगी में सबसे बड़ी पछतावा हमारा रहा कि मैं फिल्मी दुनिया में कोशिश करा, 10 दिन जाकर मुंबई में जी स्ट्रगल किया, 10 दिन रह करके वहां की मैंने सोचा कि, और वो क्या नहीं करना, मुझे क्या मिला। क्या क्या करना चाहते थे आप फिल्म मैं जगत में? उसमें गीत संगीत में जाना, गीत लिखना चाह रहा था राइटर के रूप में। बहुत टी सीरीज के बड़े बड़े लोगों से संपर्क किया, मुझे भी एक वहां मिल गए थे लोग, मतलब जिनका संपर्क था बड़े बड़े लोगों से, मिलाया भी मुझे।
लेकिन मैं कभी जीवन में घर छोड़कर बाहर निकला है, पहली बार मुंबई में गया 2003 में। अच्छा, मैं चाहूंगा कि जैसा आपने बताया कि मैं मूवीज वगैरह के लिए मुंबई गया, यानी कि फिल्मी जगत में आप जी जी कोई ना कोई रुचि रखते हैं। जी जी। गाने आपको जी बचपन जी। से ही गाने मैं रेडियो पर सुनता था जब तो बहुत कम उम्र का कोई था। गीत आप गुनगुनाना पसंद करेंगे, मतलब गाना पसंद करेंगे? जी 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 जी। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो मुझे एक मेरे उस्ताद ने बताया कि आप अगर गजल के व्याकरण को सही ढंग से लिखना चाह रहे हैं जी। तो आप रफ़ी के जो पुराने गजल के हाँ। गीत हैं जी जी। उनको उसी लाइन पर लिखिए। उसके बाद आपको मात्रा, काफिया, रदीफ का अपने आप मात्राएं बैठ जाएंगी। इसकी जो ग्रामर है हाँ, वो तो उस काफी हद पर तक समझ मैंने में आएगी। बहुत सारे गजलों पर उनके फिल्मी गजलों पर रफी जी गजल के। लिखे। हाँ, जी तो एक मुझे याद आता है उनकी रफी साहब की एक गजल है, जी। उस पर मैंने एक गजल लिखी है कि तेरी नजरों में उतर जाऊं अगर तू चाहे, तेरी नजरों में उतर जाऊं अगर तू चाहे, आईना बन के नजर आओ अगर तू चाहे, रूह बन कर के लिपट जाओ पाँव से मेरे, रूह बन कर के लिपट जाओ पाँव से मेरे, मैं जिधर तू जिधर जाए उधर। अगर मैं आपसे मालूम करूं नारायण जी, आपकी जिंदगी का सबसे महंगा सबक कौन सा रहा? मतलब आप, ऐसा होता है ना कि मैंने अपनी जिंदगी इस काम में इतना खर्च किया तब जाके मुझे ये सीखने को मिला। जी तो जी। सबसे महंगा जो सबक है वो आपकी जिंदगी का क्या मुझे संगीत का जब जुनून चढ़ा है? तो जी मैं एल्बम की तरफ गया। जी पहले बनारस में एक एल्बम निकाला, जी। उस समय कैसेट चलते थे। अच्छा। एल्बम निकाला मैंने, उसमें देवी गीतों का। जी उससे मुझे बहुत बड़ा सबक मिला। फिर यहाँ आने पर दिल्ली में भी एक राय जी के सौजन्य से एक म्यूजिक कंपनी, जी जो कि भोजपुरी की शायद बहुत बड़ी कंपनी है, जी। उससे संपर्क हुआ तो उसमें मैंने एक एल्बम निकाला। बहुत बड़ी अच्छा, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। उसमें एक एल्बम निकाला, लेकिन मतलब मुझे उसका जो है कुछ उतना नहीं मतलब आप पहुंच अनुभव। नहीं पाए, हाँ, फेलियर का तो उससे सामना। जी। उसे उसे मुझे जो है थोड़ा सा सबक मिला कि मेरी लाइन जो है नहीं है। अच्छा, जब एक चीज मैं ये मालूम करना चाहूंगा, जब नारायण जी गिरते थे, हम्म। टूटते थे या अपने आप में अकेला महसूस करते थे, तब आप अपने आप को संभालने के लिए क्या करते थे? मैं अपने आत्मविश्वास पर ज्यादा यकीन करता हूँ, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस मेरे अंदर। मैं शुरू से ही ऐसा रहा कि मतलब अपने आप को इतना मजबूत रखा कि मुझे जो है बहुत और जितना संघर्ष किया उसके बाद मुझे जो मंजिल मिली ना, उसके अपने उसको मेरे अंदर आत्मविश्वास अधिक हो गया। इस वजह से मैं। जो जो युवा स्ट्रगल कर रहे हैं जी। उनके लिए आपके क्या सुझाव है कि वो किस तरह से अपने करियर को लेके चले, कैसे अपनी सपनों को पूरा करें? मैं युवाओं को ये कहना चाहूंगा कि आपके अंदर जो प्रतिभा है, आपको नहीं पता है कि आपके मेरे अंदर क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ। तो उसको जगाने के लिए आपके जैसा कि मैंने एक बताया, एक माध्यम तो बताया डायरी का, जी कि अगर डायरी कुछ लिखने की कोशिश करिए रोज, नियमित डायरी अगर आपसे नहीं लिखा जा रहा तो कुछ न कुछ लिखने की कोशिश करिए। उससे आपके अंदर कोई जरूरी नहीं कि आप बहुत बड़े कवि बन जाओ, शायर बन जाओ, लेकिन वो अंदर आपके अंदर जो भी प्रतिभा रहेगी, टैलेंट रहेगा, वो जरूर बाहर आएगा एक न एक दिन। तो इसके लिए मैं उनको बहुत एक शेर अपना सुनाता रहता हूँ, जो जी बहुत पहले मेरी अमर उजाला में छपी थी जी। कि क्या तुम न कर सकोगे, खुद को जगा कर देख लो, हाँ हाँ। तस्वीर में है जिंदगी, आईना उठाकर देख लो, तस्वीर में है जिंदगी, आईना आईना उठाकर उठा के उठाकर देख देख लो। लो। तो युवाओं को इससे काफी प्रेरणा मिलती है। मैं अक्सर इस शेर को सुनाता रहता हूँ, बताता रहता हूँ
और उनको जो है प्रेरित करता रहता हूँ। अच्छा, जिंदगी में कोई ऐसी सलाह आपको मिली हो जो आपकी जिंदगी में बहुत काम आई, कोई विशेष, किसी ने खास आपको किसी बात के लिए टोका कि भाई ये सलाह है, जिंदगी में इसे अप्लाई करो, उससे आपको बहुत फायदा मिला। जी जी जी। मेरे बचपन में गांव में से ही मुझे, जी। खासकर मुझे मेरे माता और पिता ने ऐसा जी। कहा, ऐसा ऐसा संस्कार दिया कि मतलब कि अगर तुम किसी का बुरा न कर सको, भला न कर सको, तो किसी का बुरा मत करना अपने जीवन में। ये विशेष सिद्धांत जी आपने जी अपने जी जीवन में, जी। और तो उसके बाद कभी जाने अनजाने में किसी का बुरा हुआ आपसे? मैं कोशिश तो करता नहीं कि मतलब किसी का मुझसे बुरा हो। मैं सबसे बड़ी बात वही अपने को मेंटेन रखना चाहता हूँ, तो हम्म। बैलेंस रखना चाहता हूँ कि मेरी किसी से लड़ाई ना हो। अच्छा, कोई ऐसी गलतफहमी जो लोगों के दिल में आपके प्रति है, कोई ऐसी अफवाह जिस पे लोग बिलीव करते हैं, कोई एक गलतफहमी? गलतफहमी तो देखिए सारे लोगों को सबके प्रति होती है, जी, जी, कुछ जी। लेकर कोई के। आपके प्रति जो आपको लगता है कि यार ऐसा नहीं है, फिर भी लोग ऐसा कहते हैं, जी जी तो वो क्या है? जी। मुझे कुछ लोग इतना मतलब साधारण सिंपल समझ लेते हैं कि ये जो है ये काम नहीं कर सकते हैं, हाँ, क्योंकि इतने सीधे हैं और ये काम नहीं कर सकते। मैंने करके दिखाया, 3 साल प्रिंसिपल रहे, हालदी में अटैचमेंट हुआ था। हाँ, 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 हाँ। हालदी राजकीय इंटर कॉलेज को स्टैंड जी। किया मैंने, चलाया। इसके पहले वहाँ डिग्री कॉलेज चलाया, जहाँ लड़के और लड़कियों को वो चैलेंज स्वीकार किया 7 साल मैंने। हाँ, हाँ। तो यहाँ जो जिस विद्यालय में हूँ मैं, कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि मतलब ये नहीं कर सकते हैं, सिंपल है, ज्यादा सादे नहीं हैं, कर बच्चे सकते। उड़दंग मचाएंगे, लेकिन मैंने कंट्रोल। बहुत देखा है, बहुत सारी लड़ाइयाँ देखी, बहुत संघर्ष देखे हैं इस बारे में। तो एक प्रकार से जो वास्तव में जैसा होता है दिखता नहीं है, जी। जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। ये जो कहावत है ना कि आजकल हम में हम नजर नहीं आते, हाँ। गम में रहते हैं, गम नजर नहीं आते, ये तो वक्त का तकाजा है, वरना कोई किसी से कम नजर नहीं आते, क्या वरना बात। कोई किसी से कम नजर अच्छा, नहीं आते। आपने मुझे बताया था, वो बात बीच में से चली गई थी कि आप कई सारी किताबें लिखी है, कई जी सारे जी गीत जी लिखे, तो उनके टाइटल है कुछ? जी जी। पहला मेरी मुक्ति रेखा रही कहानियों की, दूसरी किताब भी द्रौपदी की धूम, यहाँ के परिवेश में। पहली किताब में जो कहानियां मेरे जीवन की थी, उधर की पूर्वी उत्तर प्रदेश की थी। जी। और दूसरी कहानी, जितनी कहानियां हैं दूसरी किताब में, वे सब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पृष्ठभूमि पर आधारित है। यहाँ की मैंने क्या क्या, कौन सी घटनाएं देखी, कैसा एहसास किया, हाँ, हाँ। उसको मैंने उन कहानियों में लिखा। उसके बाद बड़े बड़े कुछ जब ऑनलाइन संपर्क में जुड़ा बड़े बड़े कवियों से, देश के जो वर्तमान बड़े बड़े गीतकार हैं, तो जी। मैं गीत नवगीत की तरफ मुड़ गया। अब तीसरी किताब जो मेरी छपी थी, पतझड़ पर मधुमास लिखूंगा, वो गीत नवगीत की थी। उसके बाद फिर दोबारा मेरे पास बहुत सारे गीत नवगीत लिखने लगा, उनके ग्रुप से जुड़ गया, साहित्यिक ग्रुप से। तो वे प्रेरित करते थे, मैं बहुत सारे गीत नवगीत लिखता रहा। तो फिर चौथी किताब जो मेरी छपी पिछले साल, जी। वो सन्नाटा कुछ कहता है। सन्नाटा कुछ कहता कहता है। है, ये कोरोना काल की पृष्ठभूमि पर आधारित गीत थे उसमें, कि सन्नाटा कुछ कहता है। ये चौथी किताब मेरी छपी थी। उसके बाद भी मेरे पास इतना मैटर है कि अभी छपवाना चाहे तो 3-4 किताबें ऐसे ही छप जाए। हाँ, हाँ, हाँ। हर चीज में, दोहा में, गजल में, आप ले लीजिए, एक आलोचनात्मक साहित्य है। अच्छा, कोई दोहा जो आपको बहुत प्रेरित करता है? मैं अपना एक लिखा दोहा कि भाव नहीं, भाषा नहीं, नए नए संवाद, रिश्तों का होने लगा मतलब में अनुवाद। हम्म। ये दोहा मेरा काफी लोग पसंद करते हैं। मतलब क्या आपने इस दोहे में क्या क्या विचारधारा जो है प्रस्तुत करने की कोशिश की? मतलब आज के सभ्यता और संस्कृति पर है कि हम्म। लोग आज जो है, लोगों के बातचीत करने का, मिलने जुलने का हम्म। भाव, न अंदर से भाव है, न बोलने की भाषा है। हाँ, और नए नए संवाद, नए नए डायलॉग बोल रहे हैं। हाँ, हाँ। तो उन रिश्तों को लोग स्वार्थ में, मतलब में हम्म। अनुवादित करके, मतलब अनुवाद बना रहे हैं। मतलब जो रिश्ते हैं, भाव नहीं, भाषा नहीं, नए नए संवाद, रिश्तों का होने लगा मतलब में अनुवाद। आजकल रिश्ते जो है अपने स्वार्थ के लिए लोग करते हैं, जिनमें क्योंकि उनके रिश्ते निभाने के लिए जैसी भाषा, जैसा भाव होना चाहिए वो नहीं है। आपको डर लगता है?
सबको डर लगता है, मुझे भी डर लगता है। डर लगता किससे है। लगता है? वाइफ को छोड़ के। नहीं, वाइफ वाइफ की बात नहीं है। डर लगता है, जैसे कि मतलब भविष्य की चिंता, मतलब सबसे ज्यादा भविष्य की चिंता ले। मतलब ऐसा क्या डर है जो आपको हमेशा सताता है, तकलीफ देता देखिए, है? भविष्य के बारे में, फ्यूचर के बारे में कोई जानता नहीं कि क्या होने वाला है। अच्छा, तो कोई एक ऐसी चीज जो आपके जीवन में है जिसको आप खोने से सबसे ज्यादा डरते हैं, आपके जीवन में है, हम्म। लेकिन आपको डर लगता है कि ये मैं खोना, ये मुझे सबसे ज्यादा अजीज है। नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं है। इससे तो मैं नहीं डरता। जिंदगी में सबसे ज्यादा सीखने को किस चीज से मिला? जिंदगी में सबसे ज्यादा जो है सीखने का, खुद के, मैं कई चीजों को खुद को आजमा करके करता हूँ, चाहे वो साहित्य का हो, चाहे संगीत का हो। आपके जीवन में परिवार की क्या भूमिका रही? परिवार की बहुत बड़ी भूमिका रही। सपोर्टिव रहे? बहुत बहुत सारे लोग सपोर्टिंग में रहे, और मुझे आज भी परिवार में सब लोग जो है एक ग्रेट, महान के रूप में मानते हैं, आदर्श, आइडियल के रूप में मानते हैं। हाँ। और बचपन से ही मानते हैं, बचपन, क्योंकि मैं बहुत ही सरल स्वभाव का रहा। एक आदर्श व्यक्ति की क्या क्वालिटी होती है, क्या होना चाहिए एक आदर्श, अगर मैं आदर्श व्यक्ति बनना चाहूँ तो जी जी। कम से कम किन चीजों पर मुझे काम करना चाहिए? आदर्श के लिए ये है कि दिखावा नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से कुछ लोग जो है दिखावा ज्यादा करते हैं। तो कथनी करनी एक हो, नियत हमारी नेक हो। भाई, हाँ, कथनी करनी एक हो। मेरी एक लाइन जो है, मैं इसको बार बार कहता हूँ, बच्चों से कहता हूँ कि कथनी करनी एक हो, जी। नियत हमारी नेक हो। अगर आपकी नियत अच्छी है, जी। अगर आपकी नियत अच्छी है, तो आप कभी भी झूठी बातों पर यकीन नहीं करेंगे, ना झूठी बात आपको कोई प्रभावित आपको करेगी। सबसे ज्यादा गर्व किस चीज पे होता है? मुझे इस बात पर गर्व होता है, जैसा कि मैंने पहले भी इसका जिक्र कर चुका हूँ, जी। कि लोगों को देख करके कि बहुत लड़ाइयाँ उड़ाइयाँ होती, लेकिन मेरी आज तक लड़ाई नहीं हुई किसी से। हाँ। ये बहुत ही गर्व की बात है। अच्छा, जहां आप है वो कॉन्सिडेंटल है या ये प्लानिंग थी आपकी, ये जहां तो भी आप हैं? ये तो कॉन्सिडेंटल ही है। ये तो मैं कभी सपने में नहीं सोचा था। मुजफ्फरनगर, उस समय मुजफ्फरनगर जिला था, कि मुजफ्फरनगर कहाँ है, क्या है। ये तो मुझे गिफ्ट की तरह, नौकरी भी मुझे गिफ्ट की तरह मिली। नारायण जी, अगर मैं आपसे मालूम करूं, जिंदगी का कोई यादगार लम्हा कौन सा रहा आपकी? कोई एक यादगार लम्हा बता दीजिए जो आपको बहुत याद आता है कि यार वो पल बहुत गजब थे। जिंदगी में मैं 10 दिन जो मुंबई में रहा, जी। 2003 में, हाँ। वो मेरे एक एक दिन, मैंने जो है घूम घूम कर जो देखा फिल्मी दुनिया को करीब हाँ। से, वो जो है काफी यादगार लम्हे हैं। वो रौनक की दुनिया कैसी दिखती है जब हम अपनी आंखों से देखते हैं? वैसे तो जैसे ये शहर है, कोई बड़ा शहर है, वैसे ही होता है। हम्म। और ये करीब जाने को पता चलता है कि सन्नी देओल का बंगला है, सलमान हाँ। का बंगला है। वहां जाकर बस ये आपका देखा। फेवरेट एक्टर कौन है? मेरा फेवरेट एक्टर जो है, वो तीन तो पहले पहले जितेंद्र थे, उसके बाद मिथुन चक्रवर्ती, फिर गोविंदा, उसके बाद फिर नए नए तीनों खान हुए। ये सारे एक्टर मेरे, जो बचपन से मैं बहुत फिल्में देखता था, फिल्मों से काफी अगर प्रभावित था। नारायण जी को मौका दिया जाए कि अपनी जिंदगी में से इस लम्हे को निकाल दो, तो कौन सा लम्हा होगा जिसको आप अपनी जिंदगी से निकालना पसंद करेंगे कि यार ये मुझे बिल्कुल जब भी आता है दुखी देता है, इस लम्हे को मैं मिटाना चाहता हूँ या मैं ये होने ना देता? जो जो बचपन में मैंने संघर्ष झेले, कुछ लोग मतलब मेरे परिवार के ऐसा सोचते थे कि मतलब ये नहीं कर पाएगा, हाँ। लेकिन मैंने कहा कि मैं कुछ करके दिखाऊंगा। और गांव में सारे लोग जबकि जानते थे कि ये कुछ अलग करे। जी। मैंने आदमी को देखा है किस नजरिए से इस गजल में, जी। कि हर नजर में एक नजर है आदमी, हर नजर में एक नजर है आदमी, देख कर भी
बेखबर है आदमी, देख कर भी बेखबर है आदमी। मौत को हर पल हथेली पर लिए, मौत को हर पल हथेली पर लिए, एक महज जिंदा हुनर है आदमी, एक महज जिंदा हुनर है आदमी। इस तरह इसमें बहुत सारे नहीं शेर नहीं, हैं इस बहुत गजल बढ़िया में। सर, आपने बहुत अच्छी गजल सुनाई। अगर आज का कार्यक्रम, इनफैक्ट आप आए सर, मुझे बहुत अच्छा लगा इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत शुक्रिया, और मुझे भी बहुत सच अच्छा में लगा। मतलब आत्मा ताजा सी हो गई आपकी आवाज को, आपकी गजल को, और आपकी जिंदगी के जो पल, जो संघर्ष के पल सुने कि किस तरह से आपने अपने जीवन में स्ट्रगल जी किया, जी वो जी, मुझको मतलब अगर कोई कठिनाई आए तो उसे घबराना नहीं चाहिए। नारायण जी, आप आज के कार्यक्रम में आए, इनफैक्ट हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। अगर आप अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंस से हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करना चाहेंगे, तो आप किन शब्दों के साथ उनका मार्गदर्शन करें? जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे यहाँ बुलाने के लिए, जी। अपने विचारों को रखने के लिए। मैं सबके जीवन में कठिनाइयाँ, दुख, तकलीफें आती रहती हैं, लेकिन मैंने जो बचपन में मैं ज़्यादातर मुशायरों, कभी गोष्ठियों में पढ़ता था। जी। उस शेर को, गज़ल के 2 लाइनों को मैं बताना चाहूँगा जी। कि इस तरह से इस तरह से दिल के अपने गम भुलाया कीजिए, इस तरह से दिल के अपने गम भुलाया कीजिए, अश्क आंखों में जो आए मुस्कुराया कीजिए, क्या! अश्क आंखों में जो आए मुस्कुराया कीजिए। इस तरह से कठिनाइयों में भी अपने को हमेशा बुलंद रखना चाहिए, जिससे कि हमको कठिनाइयों का एहसास ही ना दिखे। क्या बात है सर, क्या बात है! बहुत बहुत धन्यवाद।